बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से, और ख़बर वही है जिसका सबको पता है कि बजट आ चुका है। वफाकी हुकूमत ने 8.5 खरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया नाजरीन। और हुकूमत के मजमूई अखराजात की अगर हम बात करें 18 खरब 87 अरब से ज़्यादा हैं, जबकि हुकूमत की टैक्सों की मद में आमदन का हदफ 12,970 अरब रुपए है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें से कर्जों में 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी है। इसके साथ साथ बजट में मुआशी तरक्की की शरह हदफ 3.6% है। महंगाई को 12% तक लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये तमाम वो डिजिट्स हैं, वो तमाम मुआशी इशारे हैं जो कल भी इन डिटेल आप सबके सामने यकीनन आए होंगे। असल बात यह है कि जी इसमें इस बजट में गरीब तबके के लिए क्या है, या उस तबके के लिए कि जिन्हें हम सैलरीड क्लास कहते हैं, क्योंकि इतलात ये हैं कि उन पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है, बल्कि इतलात नहीं है तो कंफर्मेशन है। और पेट्रोल और डीजल पर लेवी जो है वो 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं राना कैसर साहब। राना साहब, वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। हमें ये बताइएगा कि आम पॉइंटर्स में बजट को अगर आप डिफाइन कर सके वो, ताकि आम आदमी की समझ में आए कि हुआ क्या है। देखिए, जैसे अभी अजीम ने बड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बजट के जो खद्दोखाल हैं हमारे सामने आ चुके हुए हैं। एक ऐसा बजट है जिसको हम कह सकते हैं कि एम्बिशियस टारगेट्स हैं इसके अंदर। अब ये देखना है कि ये टारगेट्स अचीव कैसे हो सकते हैं। कल हमारे वज़ीर ख़जाना ने जब ये बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कोई ऐसे टेंजिबल पॉलिसी मेजर्स हमें नहीं बताए कि ये बजट में जो टारगेट्स उन्होंने रखे हैं ये अचीव कैसे होंगे। सबसे पहली बात ये है। सेकेंडली, आप देखिए कि स्वीपिंग टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो, जिसमें ख़ास तौर पे जैसे अजीम ने भी बात की सैलरीड क्लास एंड रियल इस्टेट। तो इसका मतलब है कि टैक्सिंग दी टैक्स्ड, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको मज़ीद आप टैक्स लगा के टैक्स नट में उन्हीं के इर्द गिर्द जो है आप एक घेरा तंग कर रहे हैं। अब टैक्स ब्रॉडन की जब हम बात करते हैं तो आई कैन रिमेंबर एंड रिकॉल कि इन लेट 1990s वर्ल्ड बैंक ने FBR को रिफॉर्म करने के लिए फंडिंग की थी। और आप देख लीजिए कि ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स आज तक हमें समझ नहीं आई कि वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं। सेकेंडली, इस बजट में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई। प्राइवेटाइजेशन की बात तो की, लेकिन जो लॉस इनकरिंग स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनके हवाले से कोई क्लियर कट पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई। एवरी गवर्नमेंट दैट कम्स इनटू पावर एंड ब्रिंग्स दिस बजट, उसमें ये बात ज़रूर होती है कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे, हम ये कर देंगे। लॉस इनकरिंग जो हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनका जो बोझ हम पे है, जो पैरासाइट है, जो वाइट एलिफेंट है, उसको हम किस तरीके से वो बोझ ख़त्म करेंगे। सिर्फ एक बात आ जाती है जी कि पेंशन का बोझ हम पे बहुत बढ़ गया। यकीनी तौर पे पेंशन का बोझ है, लेकिन उसके लिए आपने ओवर द ईयर्स क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, क्या पॉलिसी लेके आए। तो अभी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बजट तो बड़ा हमें जिस तरह आपने कहा खसारे का बजट तो हमेशा ही होता है हमारा। क्योंकि एक बात तो क्लियर होगी कि ये बजट जो है ये आवाम दोस्त नहीं है। रिलीफ आम आदमी को इसमें कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं मिलेगा इसलिए कि आप देखिए कि PDL जिसको हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, उसमें आपने 60 रुपये से 80 रुपये का इजाफा कर दिया। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम गुड्स जो है उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम अशिया की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जब कम होती हैं तो वो वापस नहीं आती। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और ये हमारा प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म भी हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इकॉनमी में जब आप इकॉनमी को नी जर्क स्टार्ट देना चाहते हैं तो वो एक मॉडल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप एक्टिवेट करते हैं। हमारे पास मलेशिया की मिसाल है, हमारे पास टर्किया की मिसाल है कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट 40+ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और वो एक इकॉनमी का व्हील जिसे हम कहते हैं वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। अब आपने रियल इस्टेट के ऊपर जो एक स्वीपिंग टैक्स लगाया है, इससे तो आपके रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ेगा। लोग डर जाएंगे, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको पहले अपने यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा करना होता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। और जब आपके अपने लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है तो फिर बाहर से आपके पास इन्वेस्टर नहीं आता। अब आप देखिए कि जैसे सीमेंट की प्राइस में इजाफा हो गया, फिर सैलरीड क्लास जो है उसके स्लैब्स में आपने इजाफा कर दिया, यानी आप जो रिलीफ दे रहे हैं 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया टैक्स।
जी जी जी। अब आप देखिए कि अब बात तो ये कर रहे हैं कि जी हमने सैलरी बढ़ा दी, जो 1 ग्रेड से 16 तक है, फिर 17 से 22 तक है, फिर पेंशन भी 15%, लेकिन इन रिटर्न आप उन आवाम से ले क्या रहे हैं, यानी स्पेशली द सैलरीड क्लास, जितना आप उनको दे रहे हैं उससे कई गुना आप वापस भी ले रहे होंगे। लिहाजा आपका आपकी जो बाइंग पावर है वो तो स्क्वीज होती हुई हमें नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, टारगेट तो रख दिया कि जी हमारी शरह 12% होगी, लेकिन उसको अचीव आप कैसे करेंगे? ये देखें, ये जो बजट स्पीच होती है ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं हमेशा से। अच्छा राना साहब, ये भी जो मुआशी एक्सपर्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बजट तो इस तरह से क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन जो बजट लैंग्वेज है वो ये बताती है कि कुछ सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस जो थी कुछ सेक्टर्स में अब वो रिवोक की गई हैं, ताकि जो इनकम है वो बढ़ाई, रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा सके, जिसके अंदर आपका हेल्थ सेक्टर है, पोल्ट्री बताया जा रहा है। तो जब ये एग्जम्पशंस उठाई जाएंगी तो फिर इन चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी, महंगाई तो बढ़ेगी सर। डेफिनेटली देखिए, देयर इज़ नो चॉइस। अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह डिफाइन कर लें कि ये एक ऐसा बजट है, क्योंकि IMF इज़ द ओनली लेंडर, जिससे वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जिसको हम कहते हैं, ये सारी प्री कंडीशंस हैं जो आपकी IMF के साथ जो टॉक्स हो रही हैं उस हवाले से। अब ये IMF को सेटिस्फाई किया जाएगा इस बजट के ज़रिए कि जनाब हमारे ये टारगेट्स हैं एंड वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, तो आप हमारे साथ आगे बढ़िए मुज़ाकरात में। तो बेसिकली ये इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि IMF डिक्टेटेड एक है बजट का बोझ हमारे अवाम पे पड़ेगा, जिनके पास आगे रिलीफ नज़र नहीं आता, हमें बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई कहेगा जी कि हम रिलीफ देते, यस आई वुड एग्री कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, रादर आई वुड से देयर आर नो चॉइसेस, स्वाय IMF के पास जा रहे हैं। लेकिन राना साहब अब देखिए ना, अब सैलरीड क्लास के ऊपर अगर मजीद टैक्स लगा है तो चॉइसेस तो सैलरीड क्लास के पास भी नहीं है। आप इस हवाले से क्या कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी महकमों में तो आपने देखा है कि किस तरह से ये अनाउंस किया जाता है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, जबकि प्राइवेट सूरत हाल आपके सामने है। तो जब मजीद उन पर टैक्स लगेगा जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर मामला किस जानिब जाएगा सर? फिर तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी माशरे में। जी अजीम, मैं आपसे अभी यही कह रहा था कि जब हमारा ये सैलरी क्लास पे ही जब आप टैक्स लगाएंगे, आप कह रहे जी कि हम टैक्स नेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो टैक्स नेट हमें आज तक बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। सिर्फ यही पता होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। दुनिया भर में कहीं नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ यह नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। देखिए, टैक्स तो सब ने देना है, लेकिन टैक्स किस तरह दिया जा रहा है, टैक्स किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है, ना आपका टैक्स कलेक्शन के ऊपर तज्जिया लेते हैं। राना साहब साथ ही रहिएगा, माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टैक्स कलेक्शन पर बात हो रही थी, FBR की कैपेसिटी के मुतालिक अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इतनी काबिलियत है कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? नहीं, FBR टैक्स तो देखें कलेक्ट करता ही है, और वो उसके लिए बेसिकली जो टैक्स की कलेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि कुछ इंडिकेटर्स पर डिपेंड करती है कि आपकी इन्फ्लेशन का रेट क्या है, आप नए टैक्सेस कितने लगा रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश तो की है कि कुछ टैक्स मेजर्स ऐसे लिए हैं, लेकिन उसको जो भी टारगेट है उसको अचीव करना प्रॉब्लम होगा इस साल FBR के लिए भी, जिसकी वजह ये है कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, ठीक है जी, और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई इतनी बूस्ट करने का तो इसमें प्रोपोजल नहीं है बजट में। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो दिया गया है FBR को, उसे अचीव करना उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब, आइंदा माली साल के बजट की अगर हम बात करें तो बजट में टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। क्या हुकूमत टैक्स नेट बढ़ा पाएगी या हदफ किस तरह से मुकम्मल कर पाएगी? देखिए, ये जो हम ये समझते हैं ना कि सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने से टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट पे हैं वो वही हैं कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और जो टैक्स नेट को बढ़ाना है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम टारगेट अचीव करने के साथ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जो है टारगेट अचीव होता है कुछ और चीज़ों से। टैक्स नेट बढ़ाना एक वैसे फेयरनेस के लिए और इक्विटी के लिए जरूरी है डॉक्टर साहब, अभी टारगेट अचीव करने की आपने बात की, अभी हाल दिनों में हमने देखा FBR ने जो मैयर लिया सर, जो सिम्स बंद करने वाला, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फाइलर हो सकें, उसको तो ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली सोसाइटी में। उसको एप्रिसिएशन मिलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि देखें ना, टैक्स अगर आपने नेट बढ़ाना है, कुछ लोग आपके कानून को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपके पास टैक्स लॉज में ऑलरेडी बड़ी पावर्स मौजूद हैं। आपने कैसे नोटिस देना है, कैसे उनकी असेसमेंट करनी है,
ये तो एक ड्रैकोनियन मेजर है, और बेसिकली अगर इसे आप गौर करें तो ये एफबीआर की नाकामी का इतराफ है कि जी हम अपने कानून के मुताबिक तो लोगों को टैक्स लॉज की कंप्लायंस करने पे मोटिवेट नहीं कर सकते, और इसके लिए हम जो उनकी बेसिक जो राइट्स हैं कि कैसे आपने आप जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट्स, हम उनको उनको वायोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी हमने शहरियत के जो 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 जी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने खत्म कर देना, सही। आपने कैसर आपका साहब, वो राणा साहब, बंद कर एक देना। हमने ये देखा कि इससे फैक्ट सर कि एक बड़ी तादाद में नौजवान तबका है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा है और अब जॉब मार्केट में आ रहे हैं, वो रोजगार की तलाश में है। फिर एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हम सबके सामने आया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग, आपके सामने भी खबरें आती होंगी, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किस मुल्क से जाना चाह रहे हैं। अब जब इस तरह बजट आएगा, उसके बाद मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होगा या कोई सिल्वर लाइनिंग है? देखिए अजीम, आई डोंट सी एनी सिल्वर लाइनिंग, रादर आई वुड नॉट सी इवन अ येलो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उसकी रीज़न ये है कि ओवर द ईयर्स हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हैं और जिस तरह बच्चे बाहर आ रहे हैं डिग्रियाँ लेके, उनके लिए जॉब क्रिएशन की तरफ तवज्जो नहीं की गई। नेचुरली जब जॉब क्रिएशन नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बच्चे कहीं ना कहीं रास्ता तलाश करेंगे और वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जैसे आप ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं। जॉब क्रिएशन के साथ कैपिटल जनरेशन भी की तरफ भी तवज्जो इस मुल्क में नहीं की गई, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो। अभी आप देखिए, ये बड़ा बात कर रहे हैं कि एक जिस तरह हम एम्बिशियस टारगेट है हमारे बजट के, इसमें आप बेसिकली जो टारगेट है वो फिस्कल गैप को नैरो करने का है कि आपका फिस्कल गैप जो है नैरो हो। अच्छा, एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर बढ़ाने के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, आपका ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह मौजूद ही रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। सेकेंडली आप ये देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई टेंजेबल पॉलिसी इन प्लेस नहीं है, ना ही वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट स्पीच में कोई इसका जिक्र किया कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन होगी, कोई रिफॉर्म्स लेके आएंगे, किसी किस्म का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये सारी बातें ऑल इन द एयर, एक डे ड्रीमिंग नज़र आ रही है मुझे। ये इसका इम्प्लीमेंट होना वो मुश्किल है। लाइक यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सुकून की सांस नहीं है, मतलब वो ठंडी हवा का झोंका नहीं भर सकते। देखिए अवाम उसके लिए इसलिए नहीं है कि आपने जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो कहाँ है इस बजट में। आपने टैक्स रेवेन्यू की तो बात कर दी, हम बढ़ा देंगे, बड़ा एम्बिशियस टारगेट अबाउट 40% इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन आपने कॉस्ट कटिंग कहाँ की? ये तो बताइए कि आप अभी देखिए कि बरतानिया में 90 गाड़ियां हैं हुकूमत के पास, हमारे पास 90,000 प्लस गाड़ियां हैं। उसका पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर रहा है, उनकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है? क्या आपने ऑस्टेरिटी की बात होती है, एक वो गिमिक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाती है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और ये सारा, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं लिया जाता। इकबाल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पाकिस्तान अब तक IMF से 24 ले चुका है, ये 25वां प्रोग्राम है जो लेने जा रहा है, जिस पर बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि IMF प्रोग्राम से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी या मजीद आवाम पर बोझ पड़ेगा? IMF का मकसद ये नहीं होता, जैसे जो हमारे कलीग आपके प्रोग्राम में है, उन्होंने कहा था कि इट इज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो IMF तो एक आप ये समझ लें कि वो जो 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 इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसके लिए होता है। IMF का मकसद ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ लाए या लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जी, तो हाँ जी, हम जो है ना एक तरह से वेंटिलेटर पे हैं, जो कि हम IMF के पास जा रहे हैं। और दूसरा, हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम IMF के पास जाते हैं तो एक तरह से आपकी सॉवरेनिटी आप अपनी जो है वो उसको खत्म कर रहे हैं। आपने जो भी बजट में चीजें देनी है वो IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए देनी है, और IMF का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लोगों के लिए कोई जो रिलीफ। इकबाल साहब, आपने दुरुस्त फरमाया सर कि IMF का मकसद बुनियादी तौर पर सोचने की, जी असल में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें स्टेज पे पहुंचे क्यों हैं। हमें स्टेज पे पहुंचे हैं जो सक्सेसिव पुराने हम जो भी पॉलिसीज फॉलो करते रहे हैं, जिनकी वजह से हम एक तरह से वो जो है ना ICU में पहुंच गए हुए हैं। और इसमें अगर हम ये सोचें कि इस सूरत हाल में कोई रिलीफ दे पाएगी, वो एक पॉलिटिकल नारा तो हो सकता है कि अवाम को रिलीफ देनी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इकबाल साहब, अभी आपने फरमाया सर कि से निकलते नहीं। IMF जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का एक नाम है कि जब मईशत ICU में पहुंच जाए तो फिर IMF का सहारा लिया जाता है। दुरुस्त फरमाया सर आपने। अब अगर हमने इकोनॉमी को अपनी राइट ट्रैक पर लेके आना है तो सर 3 मेजर सेक्टर्स हमारे पास, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर।
इंडस्ट्री की हालत आपके सामने है, लाइट पूरी नहीं आ रही है, लोग प्रोडक्शन महंगी हो रही है, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, इंपोर्ट करना भी मुहाल है, डॉलर्स नहीं है। फिर दूसरी बात है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाइड सेक्टर था जिसने भी परफॉर्मेंस शो की, बम्पर क्रॉप हुई, उसके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है, तो फिर इकोनॉमी राइट ट्रैक पे कैसे आएगी सर? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इसका कोई शॉर्ट टर्म या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता कि रातों रात सूरत हो जाए। हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जब भी हमने बेहतरी की तरफ जाना होता है तो एक कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको प्रॉब्लम से निकाल के तो एक बेहतर सूरत हाल में ले जाए। तो एक कंसिस्टेंट मेहनत करने की जरूरत है और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। और उसके लिए जो इस वक्त हमें कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये बजट जो है उस समय बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई रोड मैप दे रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे दूसरे कलीग बता रहे हैं कि शायद नहीं है इसमें हमें इस पे गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट को दोबारा शायद ड्राइंग के लिए बोर्ड पे आवाम जाके तरसी हुई है, लेकिन तो बजट के बाद रिलीफ तो नहीं है, तकलीफ जरूर नजर आ रही है। राना साहब आपकी जानिब आऊंगी। मैं ये पढ़ रही थी अखबार में कि बजट 2024 तरक्याती मंसूबों के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर साल होते हैं, ये कहाँ पर लगते हैं तरक्याती मंसूबे? कभी नजर तो नहीं आए हमें, क्या ये जेबों में जाते हैं? देखिए हमारे सियासतदानों की सियासत में से अगर सीमेंट सरिया बजरी निकाल दे तो इनकी सियासत कोलैप्स हो जाती है। तो सिर्फ हमें सड़कें बनने में वो एक दफ़ा बनती है, दूसरी दफ़ा बनती है, तीसरी दफ़ा बनती है, ठेकेदारों के पास ही चला जाता है। अब आप देखिए कि अगर आप ये बात करें कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड ये कहाँ जा रहा है, तो नॉर्मली ये होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बहुत सारा बजट ऐसा जो कि लैप्स हो रहा होता है, वो कहीं खर्च नहीं होता, वो वापस चला जाता है। और वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड लैक ऑफ पॉलिसी, और उसके अंदर आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता कि आपने कौन कौन से एरियाज़ को लेके जाना है, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास नहीं होती। अभी ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जिसको जो बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, हम एडहॉक पे काम कर रहे होते हैं। आज का काम आप कर लीजिए, कल आने वाला दिन देखा जाएगा। हमारे पास कोई मिड टर्म पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। कहने को तो 5 ईयर प्लान होता है हमारे पास, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर इन प्लान्स के ऊपर काम हो रहा होता तो आज हम बैठ के ये बात ना कर रहे होते कि हाउ टू रिगल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। राना साहब, सेहत के मामलों की अगर बात करें तो बहुत जरूरी है, सेहत सबसे पहले है। हम ये देख रहे हैं कि सेहत के हवाले से 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। देखिए यही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप अपनी जीडीपी का कितने % जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगा रहे हैं। आप तो एक और भी हमारा बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो क्या है, वो आपका एनवायरनमेंट भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी देखिए प्रायोरिटीज़ ही दुरुस्त नहीं है कि आपने करना क्या, नेशन बिल्डिंग करनी है या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करनी है, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम पॉलिटिकली ब्लैकमेल की वजह से पैसे लगाए चले जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, आप कब तक ये पैरासाइट बर्दाश्त करेंगे। सेकेंडली देखिए, आई एम फॉर द वेलफेयर स्टेट, ठीक है, मैं चाहता हूं कि लोगों को उनकी वेलफेयर के लिए हो, लेकिन ये कोई परमानेंट बेगिंग बॉल अगर आप लोगों को पकड़ा देंगे तो उससे ये कौम कभी भी तरक्की नहीं करेगी, लोग कभी खुशहाल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल BISP, यस दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बट आपको किसी न किसी स्टेज पे जाकर ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसको ख़त्म करके जॉब क्रिएशन की तरफ जाना है, लोगों को सेल्फ फाइनेंसिंग पे, सेल्फ रिलायंस पे लेके जाना है। अब कब तक ये 450-500 अरब रुपया सालाना उस तरफ लगाते रहेंगे, इंस्टेड कि आप कोई प्रैक्टिकल काम करके ग्रेजुअली इसको ख़त्म करें और लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। तो हमारी पॉलिसीज ही दुरुस्त नहीं है, राइट जिसको कहते हैं डायरेक्शन लेस है। तो हम एडहॉक पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको सिक्योर करने के लिए हम इस तरह की गिमिक्स करते हैं। अब कल की स्पीच अगर आप देख लीजिए कि एक लेमैन भी जब उसको पढ़ेगा तो वो उसको ही नजर नहीं आएगा, उसको एक क्लीशे है, एक क्लीशे स्टेटमेंट है जो कि हर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो आता है और वो पढ़कर चला जाता है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन दैट रिमेन्स द इशू। इकोनॉमी को राइट ट्रैक पर लाने के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया था और अच्छी परफॉर्मेंस रही SIFC की भी। फिर हमने देखा कि हालिया दिनों में दौरा किया गया सऊदी डेलीगेशन की जानिब से, उनकी बड़ी जो अहम शख्सियात हैं वो पाकिस्तान आई, बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे हुए। तो अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, इस तरह से कोई फाइनेंस या कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, तो फिर मामलात बेहतर होते नजर आते हैं आपको? देखिए मामलात तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। व्हेन आई से दिस, आपको ऑस्टेरिटी की जो बातें, जो नारे लगाए जाते हैं खोखले, उनको ख़त्म करना होगा। आपको प्रैक्टिकली उस तरफ जाना होगा। राइट साइजिंग की अब कल प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में
बात की है। तो राइट साइजिंग का फ्रेमवर्क क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, ब्यूरोक्रेसी में क्या करनी है, कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है। सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लीशेज हैं, इन क्लीशेज की बुनियाद पर हम स्पीचेस करते हैं और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर हम चले जाते हैं। प्रैक्टिकल रोड मैप लास्ट में अपना कमेंट दे दीजिएगा। ये बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया गया, ये कहना है जी एब्सोल्युटली। मैंने तो इन द वेरी बिगनिंग मैंने आपसे ये कहा था कि ये प्री कंडीशंस हैं, जो चूंकि हम IMF के साथ एक प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, तो ये हमने उनको बताना है। जरूरत है हमें, हमारे इतने बड़े वज़रा के प्रॉपर जिस तरह से वो जनाब चल रहे होते हैं और सारे बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फिर क्या ज़रूरत है अगर सब कुछ हमें IMF के मुताबिक ही करना है, उनकी तजावीज़ पे ही चलना है? देखिए हमारे पास चॉइसेस नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई से कि हमारे पास लिमिटेड, बल्कि नहीं यूं कहूँगा कि देयर आर नो चॉइसेस। उसकी वजह यह है कि आज जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, कभी किसी ने सोल सर्चिंग नहीं की कि अगर हम पहुंच ही गए हैं किसी वजह से तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो नहीं है। बस फॉर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हर दफ़ा हर 5 साल बाद हम IMF की तरफ जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, और दिस इज द फेलियर ऑफ द लीडरशिप। चॉइसेस नहीं है। बहुत शुक्रिया राना कैसर साहब, आपने पाकिस्तान। हमारे मेहमान माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बजट की बात हो रही है तो सवाल से गुफ्तगू करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 8.5 खरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट से हुकूमत को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इस बजट के सियासी असरात क्या होंगे, तरक्याती बजट का फ़ायदा किसको होगा और पीपल्स पार्टी के बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात कितने संजीदा हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अतहर काज़मी ने। बहुत शुक्रिया अतहर साहब, कैसे हैं आप? काज़मी साहब, सवाल है जी कि वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट के खदोखाल आपने भी देखे होंगे। ये बजट आपको कितना अवाम दोस्त लग रहा है? तो बजट जब आएगा प्रैक्टिकली, जब बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितना अवाम दोस्त है। अभी कहा जा रहा है कि महंगाई भी होगी, कुछ ऐसी शराइत हैं IMF की, वो भी हमें पूरी करनी है। तो इस वक्त तक जो अब तक तासुर मिल रहा है, उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि इसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। और कोई भी बजट जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होता है वो यकीनन अवाम दोस्त बजट तो नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल इकनॉमिक सिचुएशन का सामना है हुकूमत को भी, पर वक्त से कबल होगा कि इस वक्त कह दें हम ये कि ये बजट नाकाम हो गई है, वक्त से पहले होगा। हमें कुछ माह इंतजार करना पड़ेगा कि इस बजट के असरात इकोनॉमी पे किस तरह मुरतब हो। ठीक, बजट में एक तरफ महंगाई की शरह 12% तक लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दूसरी तरफ 20% लेवीज बढ़ा दी गई है। GST की बात करें तो छूट भी खत्म कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में महंगाई कहाँ जा रही है, क्या देख रहे हैं आप? इस तरह होता है कि बताया जाता है कि जी पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, अगले दिन पता चलता है कि जी बिजली की कीमत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर आपने आवाम को रिलीफ देनी है तो वो ओवरऑल आपको रिलीफ देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक चीज की कीमत आप कम कर दें, दूसरी चीज की कीमत जो है वो ज्यादा कर दें। महंगाई की शरह कम होगी, वहां पे लेवीज आप बढ़ा दें तो वहां पे आप देखेंगे आपके बिल्स में या पेट्रोल की कीमत में वो इजाफा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हुकूमत को कैलकुलेट करके करनी पड़ेंगी। अब ये वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि ओवरऑल जो नेट सूरत हाल जिसका सामना आम शहरी को होगा वो महंगाई होगी इस बजट। काज़मी साहब, बजट में PHDP के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और बताया जा रहा है कि जी PHDP की मद में हर रुकन असम्बली को अब 1-1 अरब रुपए तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। तरक्याती फंड से अवाम को क्या फ़ायदा होगा सर? बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं इस इकदाम को। मसला ये है कि पाकिस्तान में 76 सालों से हम यही देख रहे हैं कि तरक्याती बजट में मुख्तलिफ आपके प्रोजेक्ट्स भी सामने आते हैं, मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर बातचीत होती है, यहाँ MNAs को भी पैसे मिलते हैं, MPS को भी पैसे मिलते हैं। क्या उसके नतीजे में यहाँ पे कितनी तरक्की हुई, कितना यहाँ पे जो है सूरत हाल तब्दीली हुई, वो हमारे सामने है। अब ये जो पैसा है जो दिया जाएगा, 1 अरब दिया जाए या 1 रुपया दिया जाए, ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। हुकूमत कोई एहसान नहीं के ऊपर किसी को पैसा दे के कि जनाब ये अवाम के ऊपर आप लगाएं, ये अवाम का ही पैसा है। अब हम उम्मीद सिर्फ ये करते हैं कि ये जो पैसा है ये सही जगह पे लगेगा और इससे अवाम का फायदा। ठीक है अतर साहब, हुकूमत की जानिब से ये बार बार बताया जा रहा है कि हमें मुआशी मसाइल का इदराक है, उसके हल के लिए हमें पता है, मगर इदराक जो है वो अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं, ऐसे मामलात में अमल दरामद होगा और होना कितना मुश्किल है, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को? इश्यूज हैं। एक तो ये है कि हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारी जो गवर्नेंस का मॉडल है उसके इश्यूज हैं, हमारे इदारे जो इससे रिलेटेड हैं उनमें इश्यूज हैं,
और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू ये है कि हमारे सियासतदानों के पास तमाम मसाइल का हल है। जिस तरह अभी आपने भी क्वेश्चन में जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये भी पता है, वो भी पता है। जरदारी साहब भी कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है कि 100 अरब डॉलर तो मैं उस तरह ले आऊंगा। तो वो फार्मूला क्यों नहीं बता रहे? अब मियाँ साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि जनाब अगर इस मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, तो उनके अपने भाई की हुकूमत है। तो ये दोनों शख्सियात, मियाँ साहब से फ़ोन करके पूछ ले हुकूमत, या जरदारी साहब से वो फार्मूला पूछ ले। साथ ही ऐवान सदर है, किसी दिन शहबाज शरीफ साहब निकलें और टहलते टहलते ऐवान सदर चले जाएं और उनसे कहें कि वो जो 100 अरब डॉलर वाला मंसूबा है वो ज़रा मुझे बताएं ताकि मैं वो बुला सकूं, इसलिए कि अभी तो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तो इस तरह के दावे हम हर हुकूमत में सुनते हैं, हर दौर में सुनते हैं। जो नेट नतीजा है वो कौम के भी सामने और आप। काज़मी साहब, जरदारी साहब के मौशी फार्मूले से एक सवाल ज़हन में आया कि बजट के मामले पर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नाराज़ है और बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान ने अलामती तौर पर शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं या वो बजट का बोझ उठाने से भाग रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हालिया दौर में उनका जो कंडक्ट रहा है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। वो ये चाहते हैं कि हम हुकूमत भी करें, हम सब कुछ जो है वो इंजॉय भी करें, लेकिन किसी किस्म की जिम्मेदारी ना हम लें। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब अगर उनको बजट पे एतराज है तो ये बजट कौन सा यूगोस्लाविया में तैयार हो रहा था या नॉर्वे में तैयार हो रहा था? ये लोग इधर ही बैठे हुए थे। आज क्या इनको बजट की तकरीर से आधा घंटा पहले पता चला बिलावल साहब को कि ओए होए होए बजट में तो बड़े मसाइल हैं? पहले ये सारे सोए हुए थे। इसी तरह पंजाब के अंदर हत्के इज्जत का जो बिल था उसके ऊपर भी जनाब इनका क्या कंडक्ट था कि जनाब हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनके गवर्नर साहब छुट्टी पे चले गए, कायम मकाम गवर्नर ने उस पर दस्तखत कर दिए। इनके गवर्नर ने वापस क्यों नहीं भेजा? वो बिल वापस भेजते असेंबली को। तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत के साथ हो, पाकिस्तान की सियासत के साथ हो या पाकिस्तान के किसी और शोबे के साथ हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बराबर का किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारी। ठीक, आज पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है इस सारे सिलसिले में। तो ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के बाद आइंदा इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला करेगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी में अगर पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करती तो ये हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आपके 12 करोड़ सूबे की जो है, पंजाब का सूबा हो जाए या पूरे मुल्क की आप आबादी ले लें, 25 करोड़ आबादी ले लें, 24 करोड़ आबादी ले लें, ये सब के शऊर की तौहीन, सब के शऊर की तौहीन है। इसलिए कि पंजाब में मैंने इसलिए जिक्र किया कि पंजाब में भी ये इत्तेहादी हैं, वफाक में भी ये इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी। ये इनका कोई मसला नहीं है, ये बजट को पास भी करवाएंगे, ये बजट के अंदर वोट भी देंगे, लेकिन ये साथ साथ अवाम के शऊर की तौहीन भी करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह इनमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल इकट्ठे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बजट को बिल्कुल आसानी से पास करवा। काज़मी साहब, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ये कहते हैं कि अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। हुकूमत मुस्तक़बिल करीब में अवाम को क्या खुशखबरी दे सकती है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज़म और वज़ीर ख़ारिजा माशाल्लाह 2 ओहदे हैं उनके पास, तो बड़ी कोई खुशखबरी होगी अगर वो बता रहे हैं। ये ना हो कि आखिर में वो बताएं कि मुझे तीसरा भी ओहदा मिल गया है। ये खुशखबरी है आवाम के लिए। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के पास भी 2 ओहदे हैं, तो अब ये बनता तो नहीं है ना कि जी इसहाक़ डार साहब सीनियर आदमी हैं, उनके पास भी 2, मोहसिन नकवी साहब के पास भी 2, तो एक ओहदा एक्स्ट्रा दे देना चाहिए इसहाक़ डार साहब को। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस वक्त कोई खुशखबरी और हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं। सही है। मईशत में बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। बानी PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए भी राज़ी हैं काज़मी साहब, और मुज़ाकरात का मैंडेट जो है महमूद खान अचकज़ई को दे दिया गया है। महमूद खान साहब अब देखिए क्या करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो पाएंगे? सूरत हाल ऐसी दिख रही है आपको? ये उसमें जो उनका सियासी इत्तेहाद है, अचकज़ई साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं और उनको मैंडेट दिया है। अचकज़ई साहब ने हमें खुद एक मुलाकात में बताया था कि मैं नवाज शरीफ साहब से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो जमहूरियत की बहाली बकौल उनके इस वक्त जो हालात हैं वो जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है, तो जमहूरियत की बहाली के लिए हम उनकी जो खिदमात या फिर जो उनका जिस तरह भी उनका जो विजन है उसके मुताबिक भी चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे और मियाँ साहब को ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये फैसला एक इत्तेहाद का है, इमरान खान साहब का नहीं है। क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई फ़ायदा होगा, कोई सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई नतीजा। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, आपका मौक़िफ़ आ गया सारी सूरत हाल पर। सियासत के बाद अब कुछ खेल की बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज़ और आसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। बड़े बड़े अपसेट भी देखने में आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम पहले राउंड का आखिरी मैच खेलने के लिए फ्लोरिडा पहुंच गई है, जहां वो 16 जून को आयरलैंड के मध्य मुकाबिल होगी। 16 जून को 80% बारिश की पेशगोई की जा रही है और मैच मुतासिर होने का
मैच मुतासिर होने का खदशा भी है जी। तो कौमी टीम वर्ल्ड कप में इस वक्त अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 है। सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को ना सिर्फ आयरलैंड से मैच जितना ज़रूरी है, बल्कि उसके साथ अमेरिका की, भारत और आयरलैंड से शिकस्त की भी दुआ करनी होगी। अगर 2 मैचेस में अमेरिका को एक भी पॉइंट मिल गया तो हमारा प्रोग्राम तो फिर समझ जाए अल्लाह अकबर। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं अहमद नजीब सत्ती साहब। वेलकम करते हैं आपको। और हमेशा हम अगर मगर वो जीत जाए, वो हार जाए, वो बैठ जाए, वो बीमार हो जाए, उसको टांग टूट जाए, उसके सर में दर्द शुरू हो जाए, तो ही हम आगे जाएंगे। ये मतलब ये हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। देखिए, आप तो अच्छे अल्फाज में कहिए ना कि हम बदवाओं पे चलते हैं, दुआ नहीं बदवाओं पे चलते हैं यानी दूसरों के लिए। सही बात है। तो देखिए, जो कमजोर टीम होती है ना, जिसके मुल्क में टीम में अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, टीम का कोई हाल नहीं होता, तो वो ऐसा ही होता है कि एक अदद को मैच जीत जाएंगे, 2-3 बुरे हार जाएंगे, फिर दूसरों के लिए बदवा करेंगे, या अल्लाह उन्होंने टीम देखो 4 प्लेयर जख्मी हो जाए, एक टीम जो है ना को वैसे खुल जाए कि मोटना है, कसम तो से। वो ऐसी सूरत पे रहते हैं। अच्छा, ये सती हमने देखा कि हारिस रऊफ कह रहे हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमने कनाडा को हरा दिया। मतलब ये जिस तरह आपने कनाडा को हराया है, इस पे भी आप शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र तो करना चाहिए। और वो जितना रन था वो तो आपको चाहिए था कि आप कोई 14 ओवर हाँ इतने ओवर्स में आप उसको चेज कर लें। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन हारिस रऊफ तो ऐसे शुक्र अदा कर रहे हैं जैसे पता नहीं बाहुबली को हरा कर आए। तो कहने का मकसद क्या है कि अपने अच्छा ये आप देखें मेंटली हम कितने नीचे गिर चुके हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, लोगों का भी माइंडसेट इतना गिर चुका है इस टीम को लेके। वो कह रहे थे यार पिच बड़ा मुश्किल था, बड़ा अच्छा खेले जी, बड़ा संभल के खेले। मैंने कहा अगर कनाडा जैसी टीम से भी, कनाडा जैसी टीम से संभल के खेलना पड़ रहा है, कनाडा की टीम से भी है, और हमें बिल्कुल एहतियात से खेलना है, कोई विकेट ना गिर जाए, तो फिर सॉरी टू से आप ये मान लें कि कनाडा की टीम से डरना बनता था। अमेरिका के करीब ही है ना, बॉर्डर लगता है। तो आपको क्या ना कि ये सभी से डरे हुए हैं। ये तो इनके को बैल बजाते तो मेरा ख्याल नहीं डर के ये अजलों के डरे हुए हैं, अजलों के। जी ऐसा ही है। एमर, अभी आपको क्या लग रहा है, कोई चांस है सुपर 8 मरहले में जाने का भी? देखिए, चांस बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेशन आपके सामने जिस तरह आपने बता दी है कि हम एक हमारा रन रेट अभी अमेरिका से ऊपर है। अमेरिका हार जाए इंडिया से, हम आयरलैंड से जीत जाएं, तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है कि हम आगे चले जाएं। बाकी तो दूसरा बहुत मुश्किल सिनेरियो है। नहीं, अमेरिका के लिए अगले दोनों मैचेस में उसकी हार जरूरी है, या सिर्फ अगर वो एक मैच भी हार जाए तो भी पाकिस्तान का चांस है? अमेरिका के 3 मैच हो गए ना मेरा ख्याल, तो उसका तो एक मैच आगे और रहता होगा। तो भारत के साथ एक मैच, हाँ जी, भारत के साथ एक मैच रह गया ना, तो अब वो मैच हमें भारत के लिए सती हमें भारत की परफॉर्मेंस के लिए दुआएं करनी पड़ेंगी। विराट जो है ना वो सेंचुरी करे, जो है ना फलाना ये कर दे, वो कर दे। देखिए, हमने पिछले मैच में भी तो दुआएं की है भारत के लिए ना, क्योंकि अमेरिका अगर भारत को हरा देता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि अमेरिका के पॉइंट्स ऊपर चले जाते थे। तो उसमें यह है कि अभी भारत की जीत के लिए जो है वो दुआएं करनी चाहिए। लेकिन आप मेरे से अगर सच्ची पूछें, मैं नहीं चाहता ये टीम जीते। पता क्यों? होता क्या है कि अगर ये टीम देखें, अपना मुल्क अपनी टीम होती है, इससे प्यारी कोई चीज नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि ये जो थोड़ी सी जीत इनको इस तरह से मिल जाती है ना, इनकी सारी, हमारा बोर्ड भी ऐसा है कि जो ये उल्टे काम कर रहे हैं इन पे पर्दा पड़ जाता है, और जो काम सीधे करने वाले होते हैं ना उस पे वो पोस्टपोन हो जाते हैं, अनलेस कि आप फिर कोई बहुत शर्मनाक शिकस्त हो। मैं चाहता हूं कि ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, ये जो 4 लोगों का ग्रुप है, मतलब कि ये 4 प्लेयर हैं, बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन, इनका ग्रुप स्प्लिट तो हो चुका है, लेकिन ये लोग इस वक्त टोटल जो चल रहे हैं, इनका टोटल फोकस लीग क्रिकेट के ऊपर है, नेशनल ड्यूटी जो है वो सेकंड इंटरेस्ट के ऊपर है, और ये वो पाकिस्तान से खेलने का इनका चार्म ही नहीं रह गया। तो फिर उन बच्चों को क्यों ना चांस देके, जिनके विश है कि यार मैं आकाश में पाकिस्तान से खेलूं। तो ऐसे नसीम शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो बेचारे तो रो रहे थे, उनकी वो क्लिप्स इतने वायरल हुए, बड़ी एफर्ट की उसने। वो नसीम शाह तो आप देखिए कि वो हमेशा ही एक अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है, पूरा 100% एफर्ट देता है, और वो लड़का अलग है इन सबसे। आप हमेशा देखेंगे प्रेशर में स्टैंड आउट करता है। इवन वो बॉलर है, लेकिन एज अ बैट्समैन ऐसा जबरदस्त एफर्ट दे जाता है, जो कि बताता है मेंटली कितना स्ट्रांग है, और ही इज एक्सेप्शनल। वो इन सब में स्टैंड आउट प्लेयर है। अभी इंडिया के साथ जो मैच था उसमें इनसे तो बल्ला चला नहीं है। एंड पे आके उसने उसी पिच पे 2 चौके मार दिए जब इतना प्रेशर था, बॉल्स कम थी। वैसे उस दिन मुझे समझ नहीं आई कि बाबर आजम के ज़हन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से बैटिंग लाइन को कर रहे हैं मैनेज, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे तो इमाद समझ में नहीं आया कि इमाद का बल्ला चल ही नहीं रहा था, वो बॉल्स को बीट कर रहा था, कोई भी समझ में नहीं आया। रिजवान साहब भी बॉल जाया करके गए थे।
देखिए, इमाद का बल्ला इसलिए नहीं चलेगा, एक चीज हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिटनेस इज द की इन एनी स्पोर्ट। इमाद की फिटनेस नहीं है, वो 4 साल से अपनी नी से स्ट्रगल कर रहा है। आपने इमाद को अच्छा। पीएसएल की परफॉर्मेंस बताइए, देखिए लीग क्रिकेट आसान होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि विजन ही नहीं है, सिलेक्टर को खुद नहीं पता। तो इमाद वसीम जो आप देख रहे थे ना कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी वजह ये थी कि वो फिटनेस नहीं थी। अच्छा सती, वो वक्त बड़ा कम है, जाते जाते ये कमेंट कर दें कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मेजर सर्जरी की जरूरत है, मेजर सर्जरी करूंगा। क्या मेजर सर्जरी करेंगे वो? और क्या करना है जी, मोहसिन नकवी साहब जो है वो, उनको तो क्रिकेट का घर आइडिया भेज नहीं है। देंगे? नहीं, वो बात यह है कि उनको तो क्रिकेट का आइडिया नहीं है। वो तो क्रिकेट में बैठे 2 सांप है, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 की पोजीशन पर सबसे, बल्कि एक सांप है बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अच्छा। जो कि की पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो पहले काला कोट पहनता था, अब वो एक बड़ी टॉप पोजीशन पे है। वो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उस बंदे को जब तक आप नहीं निकालेंगे, आप प्लेयरों पे तो गुस्सा निकाल लेते, पीछे बैठ के जो डोरियां हिलाते हैं उनको क्यों नहीं निकालते? सर देखे अपने अंदर काली पेड़ें। सही अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस वक्त की जो सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया दिया जी। तो ये सूरत हाल है कि दुआ ही कर सकते हैं और दुआ करेंगे, क्योंकि एट द एंड है तो हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है। अल्लाह करे जी कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। तो आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की अब खूबसूरती की हम बात करेंगे। हमारे यहाँ कैसे कैसे जो मनाजिर देखने को मिलते हैं, कैसा कैसा लैंडस्केप हमारे पास है। तो आपको आज हम जिस मकाम की सैर करवा रहे हैं वो है जी स्कर्दू का पहला टूरिस्ट रिजॉर्ट, जिसे दुनिया शंग्रीला रिजॉर्ट के नाम से जानती है। लोअर कचोरा झील के एतराफ़ में कायम इस रिजॉर्ट की कहानी कुछ यूँ है कि 1948 में डोगरों के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ने वाले नॉर्दर्न स्काउट्स के पहले कमांडर ब्रिगेडियर इस्लाम खान ने 1983 में इस इलाके में शंग्रीला के नाम से बल्तिस्तान का पहला रेस्टोरेंट कायम किया, जिसकी वजह से ये इलाका पूरी दुनिया में शंग्रीला के नाम से जाना जाता है। शंग्रीला चीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं ज़मीन की जन्नत, और ये भी कहा जाता है कि शंग्रीला का नाम इंग्लिश राइटर्स जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइजन के नाम पर रखा गया है और शंग्रीला रिजॉर्ट की इमारत चीनी तर्ज पर तामीर की गई है। बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गर्मी के सताए लोग शंग्रीला के मशहूर को नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होते हुए हर साल उधर का रुख करते हैं और वहाँ पर हर तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, हरियाली है, ठंडक है और सयाह वहाँ पर जाते हैं खूबसूरती देखने। वहाँ पर अगर हम जाएं तो वो जगह किसी मोजज़े से कम नहीं रखती और मुल्की और गैर मुल्की सयाह शंग्रीला के सब्ज़ाज़ारों को अपना मस्कन बनाते हैं, जबकि ख़वातीन और बच्चे झील के पानी में बोटिंग भी करते हैं, लुत्फानंदोज़ होते हैं उससे। यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है अजीम, कि शंग्रीला के सब्ज़ाज़ार में खड़ा ओरिएंट एयरलाइन का एक तैयारा है जिसे कहते हैं BC-3 तैयारा। इस तैयारे की कहानी ये है कि इस स्कर्दू एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही इस तैयारे को दरियाई सिंध में क्रैश लैंडिंग करना पड़ी, जिसके बाद ये उड़ने के काबिल नहीं रहा। तो ब्रिगेडियर इस्लाम खान ने ये नाकारा तैयारा हुकूमत से 150 रुपये में उस वक्त खरीदा और उसे घसीट कर यहाँ पर ले आए। ये जहाज़ अब शंग्रीला रिजॉर्ट रेस्टोरेंट का हिस्सा बन चुका हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हुई हैं, बाहर निकलें, एंजॉय करें, इस घुटनज़दा माहौल से बचें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी खुशी नहीं दी, हालात वैसे ही बजट ने भी खुशी नहीं दी, बजट भी बहुत तंग कर रहा है। तो थोड़ी सी बजट में से बजट बचाकर बाहर निकले और शंग्रीला का प्लान बनाएं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। और ये मनाजिर, ये विजुअल्स हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका माइंड बनाएं कि अब जैसे शहरबानो ने बताया कि समर वेकेशंस बच्चों की चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, तो आप लोग प्लान करें बिल्कुल। और आगे फिर ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं और शहरबानो वैसे लोग करते भी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो इस वक्त ईद की छुट्टियों में स्पेशली जा रहे हैं। छुट्टियां आ रही हैं उस पर लोग ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। फ्रॉड की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, लेकिन भारत में तो कुछ ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो ये वाकया भारत के शहर जयपुर का है, जहां जेवरात का काम करने वाले बाप बेटे ने अमरीकी खातून को सिर्फ 300 रुपये मालियत की ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। वाकये की तफसील कुछ यूँ है कि अजीम, एक खातून ने अमेरिका में होने वाली ज्वेलरी की नुमाइश के लिए जयपुर के एक ज्वेलर से 6 करोड़ के जेवरात खरीदे। नुमाइश में मौजूद टीम ने खातून की ज्वेलरी के खालिस होने की जब जांच की तो मालूम हुआ कि ना सिर्फ सोना नकली है, बल्कि इसके ऊपर जो हीरे लगे हुए हैं वो भी तमाम जाली हैं और उनकी कीमत सिर्फ 300 रुपये, यानी 300 भारतीय रुपए। ये तो शहरबानो बड़ा अनोखा किस्म का फ्रॉड है। वैसे हर फ्रॉड ही बड़ा अनोखा किस्म का होता है, लेकिन मैसिव फ्रॉड। 300 रुपए एक्चुअल में मालियत थी उस ज्वेलरी की जिसके 6 करोड़ रुपए वसूल किए उन्होंने। उनकी तो चांदी हो गई जिन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन एक
फॉरेनर के साथ ये फ्रॉड किया, विजिटर जो आते हैं उनके साथ इस तरह की हरकत करना, आप अपने मुल्क का ही नाम बदनाम करते हैं। अच्छा, वैसे इंडिया के कुछ इलाके ना जो ज्वेलरी के लिए बड़े फेमस हैं, तो ज़्यादातर लोग उनसे राब्ता करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ से सस्ते दामों चूँकि ज्वेलरी बनेगी उसको बाहर के मुल्क ले जाके महंगी बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती इसने की और जो हर शख्स करता है, कि उसने इन्वेस्टिगेशन इज अनदर थिंग। जब फिजिकली जब तक आप जाके एक चीज को विजिट नहीं कर अच्छा, रहे वो हैं, पता ये चला कि उसने Instagram इंस्टाग्राम पेज से विजिट देखा था ऐड, उसके बाद ये ऑर्डर किया था और उसके साथ साथ 2 साल के अंदर उसने ये 6 करोड़ रुपए उनको पहुंचाए हैं। और एक जो शख्स हैं नंद किशोर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना के दिया था, जबकि असल मुजरिमान जो है मुझे तो इतना बड़ा उसके साथ हो गया स्कैम। राजेंद्र और गोरू जो है, भटक गई हूँ, समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ। तो उनके नाम क्या है? राजेंद्र और गोरू, ये फरार हैं जी, जो कल्परेट हैं असल, जिन्होंने असल में फ्रॉड किया है और अब इनकी तलाश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि फ्रॉड ये कभी पकड़ा नहीं जाता, अब ये कहीं और ठिकाना लगाएंगे, किसी और को बेवकूफ बनाएंगे। 6 करोड़ में से बाकियों को कुछ कुछ देंगे पैसे, सही बात है कभी जी, नहीं पकड़ में आएंगे, ये तो ये चलता है। लेकिन इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आप ऑनलाइन कभी भी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, ऑनलाइन ट्रस्ट ना किया करें। ऑनलाइन ठीक है लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो रिलायबल सोर्सेज है वहां से करें, जिनका पता है, जिन कंपनीज का, आप वहां से शॉपिंग किया करें। अब तो मैम ने काम कर दिया, जो ये खातून है फॉरनर, इन्होंने काम कर दिया कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए दे दिया, वो असली अपने सोने की या हीरो की कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान तो खोल ही लेंगे। हाँ, वैसे ये है, उनका फायदा हो गया। एटलीस्ट जिन्होंने नकली ज्वेलरी बेची है वो असली ज्वेलरी बेचेंगे। तो ये लग रहा है जी। एक और इंटरेस्टिंग खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आए दिन हम देखते हैं इससे जुड़ी नई नई खबरें सामने आती हैं। अब AI मिस वर्ल्ड मुकाबला हुआ है जी, और मई 2024 से शुरू होने वाले इस मुकाबले के लिए AI से तैयार करता 1500 मॉडल्स के नाम भेजे गए हैं जी। 1500 मॉडल्स आर्मी है, जिनमें से 10 AI मॉडल्स का इंतखाब कर लिया गया है, 10 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अब ये जो 10 AI मॉडल्स हैं, $20,000 के इनाम के लिए ये मुकाबला करेंगे। मुख्तलिफ AI मॉडल्स हैं, ये आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल लोग नहीं है। सबकी छुट्टी करवा देंगे, आप जो खुद ही देख लें जी। लड़कियां हैं ना, ये AI मॉडल्स उनकी छुट्टी करवाने वाली है, जितनी क्लासी और खूबसूरत और आगे से उनके एक्सप्रेशंस है ना, बिल्कुल। शहरबानो, इनकी लिस्ट, नाम क्या है, इनकी फहरिस्त हमारे पास है जी। जो 10 फाइनलिस्ट हैं उनमें से पहली है सेरिन ए, ये तुर्की की पहली AI ब्रांड एम्बेसडर है, इन्हें करार दिया गया है और दुनिया भर में ये डिजिटल तरीके से सफ़र करती हैं। इसके बाद है जी एसिना इलिक, और ये भी एक AI तुर्क मॉडल है। ये जो मॉडल है इसे गाड़ियों का शौक है। फिर है जी ओलिविया सी, जिनका ताल्लुक है पुर्तगाल से और इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया से मोहब्बत है जी, और बड़ा फख्र है इन्हें कि वे टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। मॉडल है उनका नाम है लेलिना, जिसे तैयार करने वाले हर मुमकिन हद तक हकीकी नजर आने वाली शख्सियत तैयार करना चाहते थे। और मराकेश से ताल्लुक रखने वाली किंजा लैला, वाह ये तो मुसलमान नाम है जी। इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद आप देखें 1,92,000। खूबसूरत लग रही है, क्या बात है। 1,92,000 लोग इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, और उन सबका मेरे ख्याल से दिल टूटेगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये AI मॉडल है। और बांग्लादेशी AI मॉडल भी है जी, एलिजे खान, जो कि फैशन ट्रेंड फॉलो करती है। मुझे एक पॉइंट आया, मैंने कहा अभी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे दिल लगाने से पहले ये क्लियर कर लीजिएगा कि वो इंसान है या AI मॉडल, क्योंकि इस तरह से आप धोखा खा सकते हैं। सब झूठे फ्रॉड है सोशल मीडिया पे। तो ये है कि किसी भी मामले को सोशल मीडिया के सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगली जो है ना वो ज़ारा है, ज़ारा शतवारी जी, बिल्कुल। और ये एक सप्लीमेंट ब्रांड की AI मॉडल है, फ्रांस की AI मॉडल है जी एन कैडी, जिनका मकसद है सयाहत, तारीख, सकाफत। ये दुनिया के सामने इन तमाम पहलुओं को लेकर आना चाहती हैं। फिर है जी एयाना रेनबो, जो चाहती हैं कि दुनिया में हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए, इसे अहमियत दी जाए। जापानी नयाद अफ्रीकी ब्राज़ीलियन AI मॉडल आइला लऊ। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ इनकी नेशनैलिटी भी दी हुई इन्होंने। बुनियादी तौर पर ये एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए इन्हें तैयार किया गया था, लेकिन अब मुकाबला हुसैन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये वो शॉर्ट लिस्ट हुई है 1500 मॉडल मुताबिक इनमें से कौन फर्स्ट आएगा आप बताएं? आई डोंट नो, मतलब आप, मुझे तो मराकेश वाली टफ कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है। अच्छा, मराकेश वाली सबसे प्यारी लगी है। और उसके बाद वो जो मराकेश वाली, आप किंजा लैला की बात करी, और उसके बाद एक और थी जो कि सप्लीमेंट ब्रांड के लिए थी, वो भी प्यारी लगी है मुझे सबसे। चलें जी, देखते हैं $20,000 इनमें से कौन जीतता है। AI मॉडल जी, बेस्ट ऑफ लक तमाम AI मॉडल्स को, देखते हैं कौन इनमें जीतता है। बिल्कुल, आप दिल लगाने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा सोशल मीडिया पर कि क्या ये वाकई ह्यूमन है, ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हो सकता है कि वो AI मॉडल और उसकी तस्वीरें, वीडियो इस तरह से होती हैं कि आप जज ही नहीं कर सकते
कि ये आम इंसान है या नहीं शेयर है। बानो, एआई मॉडल्स की तो खैर बात हमने की है, हम असली मॉडल्स की बात करते वाह, हैं वाह, और वो मॉडल्स के जो हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के हीरोज हैं, बिल्कुल अपने मुनफरिद कारनामों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की इन्होंने पहचान बनाई है। और करतबा यूनिवर्सिटी स्पेन से पीएचडी करने वाले हमारे अगले मेहमान ने मटीरियल साइंस में नुमाया कारनामा सर अंजाम देते हुए सुपर कैपेसिटर्स और बैटरियों की कारकर्दगी को बेहतर करने वाला मटीरियल बना लिया है। इसके अलावा मटीरियल साइंस में दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 180 से ज़ायद साइंसी मकाले और नैनो टेक्नोलॉजी के मौजू पर 9 किताबें भी ये तहरीर कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लेक्चर्स के अलावा फ्रांस और इटली में विजिटिंग साइंटिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। क्या बात है। साइंस के शोबे में उनके नुमाया कारनामों और तालीमी सफ़र के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अहमद हरल। अवैस, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ इस शहर से है, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने ये जो आपको शौक़ पैदा हुआ साइंटिस्ट का, ये कैसे, बचपन से ही कुछ ऐसी हरकतें करते थे या बड़े होकर आपने कहा कि मैं ये इस फील्ड में आऊँगा? Thank you so much for inviting me. First of all, I would like to thank the all team of this news channel. Secondly, let's start from the beginning. Like मेरा ताल्लुक बेसिकली तो एक गांव से है, फैसलाबाद से, गांव से, मुलवानी हरला से। तो उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेजुएशन बिकॉज उससे पहले बहुत लंबी स्टोरी है। आई थिंक सो वी डोंट हैव टाइम लाइक दैट। तो ग्रेजुएशन में व्हेन आई वाज इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, देन आई नोटिस दैट कि हम सिर्फ पढ़ने के बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। एंड तब वहाँ पे एक टीचर थे जो कि रिसेंटली आए थे, डॉक्टर इकराम अहमद, जो कि मेरे मेंटर भी हैं, अभी भी हैं। ही लेट मी नो दैट कि एक रिसर्च भी होती है, लाइक आप रिसर्च भी कर सकते हैं, पब्लिकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा कि मेरा नाम शायद गूगल पे आ जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक दैट कि शायद मेरा नाम गूगल पे आ जाएगा। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि रिसर्च क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर इकराम का काम ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी पे था, दैट्स व्हाई आई अडॉप्ट द नैनो टेक्नोलॉजी। तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता। अच्छा, आप टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं, वेरी नाइस, पाकिस्तान के हीरो हैं आप। तो ये जो आपने चूज किया सुपर कैपेसिटर्स और बैटरियों की कारकर्दगी को आप बेहतर बनाने के लिए मटेरियल बनाते हैं, ये इसके बारे में बताएं, काम कैसे स्टार्ट किया और अब कहाँ तक पहुंचे? ये वही जब हमने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम स्टार्ट किया तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो था वाटर प्यूरिफिकेशन। So the first invention which we do, like we do jasmine flower, पानी को साफ करने के लिए हमने चंबेली को मिक्स किया है कैसे मेटल के साथ कि वो पानी को साफ कर सके। वो जो कि फिर पेटेंट भी हुआ एंड देन इट गेट रिकॉग्नाइजेशन एज वेल। और ये काम फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। फिर मास्टर्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आई अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स कि हम इन चीज़ों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में दो ही तो प्रॉब्लम्स हैं, एक पोल्यूशन और दूसरा एनर्जी। हमारे पास लोड शेडिंग इतनी होती है कि हम ये देखते रहते हैं कि बिजली आएगी कब। सो ये दो मेजर प्रॉब्लम थी, यही सस्टेनेबल थ्रेट्स थे, तो मैं इनको लेके चलता गया। फिर जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमने काम किया, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर आरफ नज़ीर थे, डॉक्टर उमर यूनस थे एंड मैनी अदर्स विच वाज बाइंडेड विद मी, दे सपोर्ट मी एक्चुअली। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस काम को आगे बढ़ाते गए। फिर हमने जब देखा कि वाटर प्यूरिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, लेट्स थिंक कि हम और क्या कर सकते हैं। सही। तो हमने फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए। तो उनमें हमने एक और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जो कि थी मेसोपोरस नैनो वायर्स। तो हमने जब वो नैनो वायर्स को चेक किया अपने सुपर कैपेसिटर के लिए, तो उसने उतनी एफिशिएंसी दी कि विच वी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, लाइक अदर मटेरियल्स जितनी एफिशिएंसी दे रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं। इवन जो हमने मटेरियल तैयार किया वो 10,000 साइकिल तक भी चल सकता है, क्योंकि हमारा जो सुपर कैपेसिटर का फैन जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके साइकिल इतने नहीं होते। तो ये हमने ऐसा साइकिल बनाया कि ये ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स ये वर्क कर सकता है। अच्छा, वैसे एक सादा अल्फाज में हमारे नाज़रीन को समझाएं कि जो चीज़ आपने इन्वेंट की है, जो बनाई है, वो आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे आसान करेगी? लाइक आपको दोबारा कैपेसिटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम कहते हैं ना दुकान से कैपेसिटर ले, और ये कैपेसिटर हर चीज़ में इस्तेमाल हर चीज़ में इस्तेमाल। लाइक तो मैंने सुना है कैपेसिटर खराब हो गए हैं, जल गए हैं। लाइक रिसेंटली हमने एक और काम किया, आपने ई-ट्रॉन कार देखी हो? जी। तो ई-ट्रॉन में लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया गया है। हमने रिसेंटली उस पर भी वर्क किया कि हम लिथियम आयन बैटरीज की बजाय सल्फर बैटरीज को नहीं बना सकते, सोडियम बैटरीज को नहीं बना सकते। तो डिपेंड करता है कि लिथियम बैटरी तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। यस, बट सोडियम एंड सल्फर आर लेस एक्सपेंसिव। तो हम कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगी मार्केट में, आम आदमी तक कब? यूरोप में ऑलरेडी ये मिल रही है। यहाँ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में डिपेंड करता है कि इफ आवर मिनिस्ट्री give the protocols which they should follow as well, our industry should follow as well। अच्छा, वैसे आपने जितनी रिसर्च की है सारी स्पेन में की है, पाकिस्तान में भी?
वाटर प्यूरिफिकेशन की रिसर्च यहाँ पे थी, सही, बाकी सुपर प्रोजेक्ट कैपेसिटर की रिसर्च वहाँ पे थी, सही। लेकिन मुझे दोनों पेटेंट बाहर ही करवाने पड़े, इधर नहीं हो सके। और पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से आपका क्या ख्याल है, कितनी कैपेसिटी है, कोई ऐसी इन्वेंशन या कोई ऐसा काम जो आपने वहाँ किया उस पे, और जो आप चाहते हैं कि मार्केट टू मार्केट रीच बढ़े, कोई कोलैबोरेशन बढ़े, पाकिस्तान का फायदा हो? हमने 1 साल पहले द बॉडी शॉप, आपको शायद आइडिया हो, एक ब्रांड है, जी, Body Shop। सीरम्स टोनर्स, एग्जैक्टली, हमने जो उन्होंने टी ट्री लॉन्च किया था, जी, तो हमने टी ट्री खुद अपनी लैब में बनाया था, जो हमने उनको दिया था। सही। वेस्ट से फार्मा प्रोडक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं, ये हमने उनको दिया था। डेरिवेटिव्स लास्ट में हमें सिर्फ ये बता दें कि आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं इसकी बेहतरी के लिए, और जो बच्चे या जो यंगस्टर्स आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, साइंटिस्ट या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव टू डू रिसर्च, कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है, उसकी ना आजकल एक ही डिमांड है, दे वांट मनी ऑन द राइट स्पॉट, दे वांट मनी, कि हमें अभी ही पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो पैसा इतनी जल्दी आने से रहा, यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड वो ऐसा होना चाहिए कि अगर नहीं भी होता, आई हैव टू अचीव इट, लाइक इट विल टेक टाइम, बट आफ्टर दैट टाइम यू विल नो दैट कि उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या थी। लाइक मेरे कोलीग्स अब आजकल वो क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई नो दैट आई एम डूइंग माय बेस्ट। कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपका इन तरफ है, और फायदा किस चीज़, और जो भी करना है आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। फैज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से। रब्बे कायनात ने इस्लाम को दीन फितरत बनाया है, इसके हर हुक्म में हिकमत है और हर हिकमत में मखलूक की भलाई का बताया गया। कुर्बानी का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो गया था। जब उनके एक बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली गई तो दूसरे की नहीं। अलबत्ता इसकी पहचान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से हुई है। तो इस सारे सिलसिले में हमारा मकसद ये है, कुर्बानी की अहमियत क्या है और ये फ़लसफ़ा क्या है बेसिकली कुर्बानी का, इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, ईद उल अज़हा भी करीब है, तो आज फिर कुर्बानी से मुतल्लिक बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन इन दिनों में जैसे ही माह ज़िलहज का चाँद नज़र आता है, उसके साथ ही जो सबसे खुशगवार एहसास और जो खुशगवार ज़िम्मेदारी जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो जाती है, हज के बाद वो कुर्बानी का मरहला ही है। और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा जो है वो अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने माहौल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जानवरों की तलाश में निकलती है और फिर उसका एहतमाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरसग़ीर पाक व हिंद में मैं समझता हूँ बाकी जगहों की निस्बत ज़्यादा वालिहाना अंदाज़ में जो है इसकी सेलिब्रेशन की जाती है, और इसकी ख़रीदारी से लेकर इसकी कुर्बानी तक का जो मरहला है उसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ किया जाता है। और इसमें यानी जिस आदमी पे कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब घर का ज़िम्मेदार है, उससे लेकर मासूम बच्चों तक सब ही उसके अंदर इस खुशी के अंदर शरीक होते हैं और एक जज्बा नज़र आता है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये इस माहौल ही की बरकत है जिसकी वजह से फिर ये बच्चे जब बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये जज्बा उसी अंदाज़ में एक ज़िम्मेदारी का गालिब ढाल लेता है और फिर बतौर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक ज़िम्मेदारी के फिर इसको अदा किया जाता है। तो ये एक बड़ा खुशाइंद अमल है। और इसका सबब ये है कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आपकी वही में धुली हुई ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुँची कि अल्लाह के यहाँ कुर्बानी वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जानवर का ज़बीहा जो है उसे कुर्बानी उसकी पेश करना, इससे बढ़कर कोई और अमल अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि उस एक दिन के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह उनकी अहमियत है और अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा हैं, लेकिन उस ख़ास दिन की जो सबसे अजीम शान इबादत है, अगर कोई शख्स उसे वो वक्त और ज़माना मैसर आ जाए तो उसे अल्लाह की बारगाह में जानवर जो है उसको ज़बह करना चाहिए। और ख़ुद कुरान हकीम हमें ये बताता है कि ये जो जानवर है इसका ना गोश्त ना खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है, बल्कि हकीकत में हमारी जो नीयतें हैं वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचती हैं। सो अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि जी कुर्बानी की क्या तकाज़े हैं, क्या एहतियातें हैं, किन चीज़ों को ज़हन में मद्देनज़र रखना चाहिए। तो बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले रिज़्क़ हलाल के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करनी चाहिए, बिल एहतमाम, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये खालिसतन
एक तरह की माली इबादत है, और माली इबादत की जो पहली शर्त है वो रिज़्क़ हलाल का होना है। सो पहली शर्त तो ये है कि माल आपका पाक होना चाहिए, और शायद उसके बाद सबसे नुमायाँ तरीन तकाजा जो कुर्बानी का है ना, वो ये है कि कुर्बानी को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर हम कुर्बानी करते हैं, अपने गिरदो पेश में जो लोग हमारे बहन भाई हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, जानने वाले हैं, उनको ये बताने के लिए कि हमने कितना ज़बरदस्त जानवर जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, और हम कैसे जो है ना कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं और कितने वसाइल खर्च कर रहे हैं। अल्लाह क्या, मैं समझता हूँ कुर्बानी के लिए जब बंदा तैयार हो तो पहला तकाज़ा रिज़्क़ हलाल के बाद ये है कि आपकी नीयत खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। बंदों को जो है ना उसका एक, जिसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव इम्पेक्ट क्रिएट करना या अपने बारे में एक हैरान कौन मुस्बत राय पैदा करने के लिए इसको नहीं करना चाहिए, वरना वो जो खालिस अल्लाह के लिए है ना उस अजर से फिर आप महरूम हो जाते हैं, फिर वो दुनियादारी के लिए रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग ना इस तरह से बातें करते हैं कि कुर्बानी ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जगह वाटर कूलर लगवा दें या आप किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने बिल तमाम इसी वजह से ये हदीस मुबारक अपने सामीन और नाजरीन की नज़र की कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्योंकि आप जो दीन लेकर आए ये कामिल दीन है, और हर ज़माने के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ने इसमें हिदायतनामा जारी फरमाया है। अल्लाह के इल्म में था कि कुछ ज़्यादा समझदार लोगों ने बाद में आ जाना है और उन्होंने कहना है कि जी इसकी जगह किसी का जहेज़ दे दें, किसी को खून लगवा दें, किसी का ऑपरेशन करवा दें। ये सारे खैर पर मबनी अमल हैं। कोई जी शऊर आदमी किसी भी मज़हब का हो, किसी ज़माने का हो, किसी कल्चर का हो, वो इन सारी खूबसूरत और अच्छी बातों, इन खैर के कामों से की अहमियत से कैसे इनकार कर सकता है। ये अपनी जगह मुसल्लमा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उस दिन कुर्बानी वाले जो अय्याम हैं उनमें अल्लाह की बारगाह में बंदे की तरफ से जानवर की कुर्बानी से अफजल कोई और अमल नहीं है। अगर किसी के पास इसके अलावा वसाइल हैं और पूरा साल पड़ा हुआ है, अगर हम उर्फियत में 365 दिन साल को शुमार करते हैं तो मेरे ख्याल में बाकी जो 362 दिन है वो आपके पास ये सारे काम करने के मौके मौजूद होते हैं, और आप बढ़ चढ़ कर करें। इन दिनों में भी अगर आपके पास इन 3 दिनों में भी वसाइल मौजूद हों कुर्बानी के अलावा के, और किसी की ज़रूरत हो तो बेशक आप पूरा करें। इस्लाम तो उसकी भी हौसला अफजाई करता है, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त का तकाजा है इसलिए उन दिनों में अल्लाह की रज़ा अगर मकसूद है आपको, और अल्लाह की रज़ा का तयन जो है ना मैं और आपने करना है, बल्कि ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन कर दिया है कि वो किस बात से, किस ज़माने में, किन दिनों में, किस वक्त में कैसे खुश होता है। और डॉक्टर साहब, कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है? क्यों जानवर कुर्बान करना लाजिम है? मैंने जैसे खुद अर्ज़ किया आपके सामने, और आपने अपने सरनामा कलाम में भी ये बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और कुरान हकीम ने इस वाक़े को अपने अंदर जो है वो बयान किया है और हमेशा के लिए इसको लाफानी कर दिया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में एक इशारा अता फरमाते हैं। अंबिया के ख्वाब क्योंकि सच हुआ करते हैं और वही का हिस्सा हुआ करते हैं, इसलिए आपने अपने साहबजादे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब का तज़किरा किया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो ख्वाब है, इंतज़ार कर लें, देख लें, सोच लें। उन्होंने कहा अगर वाक़तन आपने ये ख्वाब देख लिया है तो आप अल्लाह के नबी हैं और इस ज़माने के इमाम हैं, इसलिए आपका मकाम और मनसब ये है कि आपका ख्वाब जो है वो भी अल्लाह की तरफ से हिदायत है। सो आप अपना जो आपको हिदायत दी गई है आप उस पर अमल करें। मैं आप मुझे जो है अपने साथ इस अमल में साबरीन में से पाएंगे, अल्लाह के यहाँ सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले लोगों में शुमार पाएंगे। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। असल में ज़ाहिरी तौर पर तो यूँ लगता है कि जैसे हम एक जानवर के ऊपर छुरी फेर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक हमारी तरफ से ऐलान होता है कि परवरदिगार ये जानवर हमें अजीज़ था, हमें इससे मोहब्बत थी, हमने तेरी रज़ा पाने के लिए इसको कुर्बान करके गोया ये ऐलान किया है कि कल अगर तेरी रज़ा के लिए हमें अपना बाकी माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, वसाइल, अपनी खुशियाँ, हत्ता कि अपनी अना, इसे भी अगर तेरी राह में कुर्बान करना पड़ा तो तेरी रज़ा के लिए हम एक लम्हा जो है वो इसमें जो है वो तवक्कुफ़ नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, फ़ौरन तेरी बारगाह में जो है ना उसको पेश कर देंगे। कुर्बानी सरापा इसार और एहसास हमदर्दी जो है उसका नाम है। और डॉक्टर साहब, जानवर के साथ मोहब्बत होना लाजिम है? जी हाँ, जितनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती जाएगी इतना आपके लिए उसका अल्लाह के सामने पेश करना ज़रा, जिसे कहते हैं ना, दिल के ऊपर एक वज़न आ रहा होता है। सो जितनी मोहब्बत ज़्यादा हो और उसके साथ फिर उतना ही वक़ार और एहतमाम ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा खुशदिली के साथ आप जब उसे कुर्बानी के तौर पर पेश कर रहे होते हैं, एक नापसंदीदा चीज़ को या गैर ज़रूरी चीज़ को किसी को तोहफे में देना, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, उसका भी एक जिसे कहते हैं एक मुस्बत अमल है। लेकिन अपनी बहुत ही पसंदीदा चीज़ किसी के हवाले कर देना,
उसको पहुंचा देना, उसको तोहफ़ा कर देना, उसके खिदमत में पेश कर देना, ये कई गुना ज़्यादा बेहतर और अफजल अमल है। इसीलिए आप ये देखें कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी ये मामूल था और असहाब का भी मामूल है कि एक बड़े ज़माने तक वो जानवर को बड़े एहतमाम के साथ ख़ुद पाला करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हमारे बहन भाई ऐसे हैं कि जो साल भर अपने जानवर जो हैं उनकी खिदमत करते हैं और उनके साथ एक उनसीयत उनकी डेवलप हो जाती है। और हम देखते हैं कि जब उन जानवरों को जो ज़्यादा वक्त किसी के घर में रहे होते हैं या किसी के ज़ेरे निगरानी रहे होते हैं, जब उनकी कुर्बानी हो रही होती है तो उनके दिल की कैफियत जो है आम आदमी जिसने 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जानवर लिया होता है उसकी निस्बत ज़्यादा उनके लिए जो है ना उनकी तबीयत पे वो एक मुशक्क़त बन रही होती है। और हकीकत में ये मुशक्क़त की इसलिए जाती है कि एक मश्क है ना कि हमें कल इससे भी ज़्यादा चीज़ जिससे हमारी मोहब्बत है वो अगर अल्लाह की बारगाह में पेश करना पड़े तो हम उसके लिए अपनी वो चीज़ भी पेश करने को तैयार हो जाए। हमने देखा कि अब जो कुर्बानी जो है उसको थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमने शो ऑफ बना दिया है। बड़े से बड़ा जानवर लेके आएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें भी अपलोड कर रहे होंगे। वो वीडियोज़ जो कि एक आम इंसान नहीं देख सकता कुर्बान करते हुए, वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होंगे लोग। और उसके साथ मुकाबला हुस्न करवाएंगे, पीछे फुल आवाज में म्यूजिक लगा हुआ है और आगे भागते भागते जानवरों को लेकर आ रहे हैं और साथ बहुत बस ये दीन इस्लाम की रूह में कैसे है? बस सादा सी बात है, हम सबको इस बात का इल्म है। मेरे ख्याल में हमारे सामीन और नाजरीन इतने बालिगुल फ़िक्र हैं, इतने मैच्योर हैं कि इन सबको इस बात का इल्म है कि ये एक ऐसा अमल है कि इसे अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो जब इसके अंदर दुनिया की मनफ़ियत, दुनिया को मुतासिर करना शामिल हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी हकीकी रूह जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। एक बड़ी अहम बात जो लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है, हम ये समझते हैं कि शायद कुर्बानी का तकाजा ये है और ज़्यादा अच्छी बात ये कि बहुत महंगा जानवर ख़रीदा जाए। अल्लाह के यहाँ बहुत महंगा एक जानवर ख़रीदने से ज़्यादा अफजल बात ये है कि आप मुतवसत कीमत के ज़्यादा जानवर ख़रीदें ताकि उसका गोश्त ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। असल में इस कुर्बानी का जो तस्वुर है ना, हमारा अलमिया ये कि हम तो जानवर घर आने से पहले तय कर लेते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा हमारे ख़ानदान के कौन से साहिब सरवत माली तौर पर बावसाइल आदमी के पास जाएगा। गोया कौन से फ्रीज़र की किस्मत जो है वो कौन सी रान से चमकेगी और कौन सी कहाँ उसको पहले से ही तय कर लिया जाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर जो मुस्ताहब अमल है कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक ज़रूरतमंदों के लिए। लेकिन अब इस वक्त जो बावसाइल लोग हैं जिनके पास एक से ज़ायद कुर्बानियाँ जो करते हैं, उन लोगों को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हिस्सा गोश्त का जो है उसे तकसीम कर देना चाहिए, क्योंकि इस माशरे में एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें वाक़तन, ये एक मुहावरतन नहीं, वाक़तन जिन्हें बहुत अरसे के बाद गोश्त खाना नसीब होता है। सो उनको इस खुशी में शामिल करने का तरीका ये, और कुर्बानी का हकीकी मफहूम भी ये जो सारा साल खा रहे हैं उनके लिए तो है ही है। वक्त की किल्लत है, एक ज़रूरी सवाल, बल्कि 2 हैं, अगर आप जल्दी से जवाब दे दें सर। एक तो ये कि किन हालात में कुर्बानी लाजिम मतलब फ़र्ज़ हो जाती है किस शख्स पे, और दूसरा ये कि जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो चुका, क्या उनके नाम की भी कुर्बानी दी जा सकती है? बिल्कुल ठीक, दोनों सवाल बड़े अहम हैं। पहली बात कि हर वो शख्स जो ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की कुर्बानी वाली ईद की सुबह फजर पे साहिब निसाब हो, यानी उसके पास इतने वसाइल मौजूद हों जितने एक ज़कात का जो मुतामिल आदमी है उसका जो जिससे तकाजा किया जाता है, उस जितने असबाब उस दिन, एक दिन, पूरे साल के लिए नहीं, ज़कात के लिए तो पूरे साल आपके पास असबाब रहने चाहिए ना, लेकिन कुर्बानी के लिए उस दिन आपके पास वो असबाब हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करनी चाहिए। दूसरी एक अहम बात अपनी तरफ से भी की जा सकती है, जो महरूमीन है उनकी तरफ से भी की जा सकती है, अफराद खाना की तरफ से भी की जा सकती है। हमारे अमूमन क्या होता है, वालदैन की वफ़ात के बाद बच्चों का अगर दुनिया से वो हमारी ज़िंदगी में चले जाएं तो उनके हवाले से, नाना नानी दादा दादी के हवाले से हम कुर्बानी कर रहे होते हैं। हालांकि सबसे पहले जो कमाने वाला घर का फ़र्द है, जो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। बाकी सब की तरफ से मसनून अमल है या मुस्तहब अमल है। खुद सरकार दो आलम ने अपनी तरफ से भी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी हर दफ़ा कुर्बानी की, लेकिन पहली कुर्बानी वाजिब उस पर है जो साहिब निसाब है। तो अगर एक कुर्बानी करनी हो घर में से किसी ने, तो सबसे पहले जो घर में कमाने वाला शख्स है, साहिब निसाब है, उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। अच्छा। और उसके बाद फिर बाकी लोगों के नाम की कुर्बानी की जाए। हम अक्सर ये सुनते हैं कहा जाता है कि एक जानवर पे, बकरे पे एक शख्स का नाम लिया जाता है। जी, एक बकरा जो है वो एक कुर्बानी तस्वुर किया जाता है। गाय जो है और जो ऊँट है उनके अंदर 7 अफराद का जो है ना वो हिस्सा होता है, और ये सरकार दो आलम के ज़माने से इसी तरह मुतय्यन है और इसके अंदर पूरी उम्मत में कहीं कोई इख्तिलाफ
इख्तलाफ जो है वो पाया नहीं बहुत जाता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ समझा दिया कुर्बानी का मकसद और उसका फ़लसफ़ा। नाज़रीन, और अब सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। आज के तेज़ रफ्तार दौर में हर दूसरा शख्स स्ट्रेस या जहनी दबाव का शिकार है। हर वक्त की सोच और परेशान कुन ख्यालात की वजह से हमारा आसाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम शदीद मुतासिर होता है। अगर ये स्ट्रेस ज़्यादा देर तक रहे तो ना सिर्फ जिस्मानी निज़ाम की कारकर्दगी में रुकावट पैदा होती है, बल्कि इंसान जहनी अमराज का शिकार भी बन सकता है। तो नर्वस सिस्टम या पट्ठों की कमज़ोरी इंसानी सेहत को किस तरह मुतासिर करती है और हमें दिमागी सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला हारून हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। ये असाबी कमज़ोरी या असाबी बीमारी यानी नर्वस वीकनेस, ये होता क्या है बेसिकली? बेटा देखें, एक जो हम आसाबी कमज़ोरी, एक तो हम जनरल मैसेज की अकॉर्डिंग बताते हैं कि जनरलाइज के आसाब कमज़ोर हो गए हैं, उज़लाती कमज़ोरी है, बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा, सर मैं बड़ा नडहाल फील कर रहा हूँ। एक जनरल मैसेज तो ये महसूस करते हैं। इस चीज़ में मोस्टली जो हमारी चीज़ है, सबसे पहले हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, डैट काउंट्स। सही। लाइफ स्टाइल में सबसे पहली बात है कि डाइट, हम जो लोग हैं ना, हम डाइट को बैलेंस डाइट का हमारे में कॉन्सेप्ट नहीं है कि डाइट तो हम लेते हैं, कढ़ाई भी खाते हैं, KFC भी खाते हैं, मैकडोनल्ड भी खाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट क्या है? क्या हम डेली दूध ले रहे हैं? क्या हम डेली दही ले रहे हैं? क्या हम डेली फल ले रहे हैं? डाइट के बाद अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या हम वॉक कर रहे हैं? आपने जो डाइट खाई है, ईट एंड बर्न, क्या हम वो कर रहे हैं? मोस्टली 90% ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, मैंने देखा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। गाड़ी में गए, घर में चले गए, घर में देखा, टीवी देखा, शाम को सो गए, फिर सुबह उठे और हर वक्त थकावट बोझ महसूस करते हैं। जब तक मेरे भाई आप अपने आप को, जो आपने अपने एक इर्द गिर्द कंफर्ट जोन बनाया हो, उसमें से आप नहीं निकलेंगे। और जो भी आपकी एज है, आप 30s में हैं, 40s में हैं, 60s में, इवन 80s में हैं, लेकिन यू हैव टू हैव, जो आपने ईट किया है, जो आपने खाना खाया, उसको बर्न ज़रूर करें। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। एक तो कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई इम्तिहान में फेल हो गया, खुदा ना खासा कोई और घरेलू कोई मसला ऐसा हो गया। एक स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी के हमारी कॉम्पिटिटिव दौड़ लगी हुई है कि फलाने ने कार ले लिया तो मैं भी कार ऐसी लूँगा, फलाने ने घर एक कनाल का लिया डिफेंस में, मैं भी घर लूँगा। तो ये जो इस चीज़ों के स्ट्रेस से हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर तीसरी और एक और चीज़ ये है कि हम अपनी ना नेचर को हम वायलेट कर रहे हैं। नेचर कहती है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, नहीं, हमने अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिफरेंट कर दिया। लेट सोना, दोपहर को जागना, बजाय कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, हम रात के 2-2:30 बजे सोते हैं, सुबह के 12, 1, 1:30, 2 बजे उठते हैं। अब आप देखें कि लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं वो 1-1:30 बजे से पहले खुलती नहीं है। 250 आज से 20 साल 30 साल पहले ये ऐसी चीज़ नहीं थी। तो कमिंग बैक, ये जब सारी चीज़ों को आप एवेलुएट करते हैं, आपके एक डाइट है वो नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका एंजाइटी, स्ट्रेस अननेसेसरीली। एक तो बेटा एक स्ट्रेस है, आपको इम्तिहान में फेल हो गए, कोई बात नहीं, आज स्ट्रेस आता है। हाँ जी, वक्त के तौर पर तो आता है, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि हमें स्ट्रेस तो होगा, जी, हर मामले में हमें होना है। आप जैसे डॉक्टर्स चाहिए, आप जैसे एल्डर्स चाहिए जो रिलैक्स करें कि बेटा इट्स ओके, आपका वक्त आएगा। लेकिन मतलब हम अपने माइंड, ब्रेन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि इट्स ओके? तो बेटे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना वो हमारी सोशियोलॉजी है। सही। अगर हम अपने दीन पे गौर करें तो इस्लाम में नमाज पढ़ने को ज़्यादा मुस्तहसन करा दिया गया है कि आप मस्जिद में जाके जाएं। अब मस्जिद में कोई और खुदा तो नहीं है, मसला ये है कि आप मस्जिद में जाएंगे, आपकी सोशियोलॉजी बेहतर होगी, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिल बैठेंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो लोगों के बैठने का एक चौपाल होती थी, सारे लोग बैठ के डिस्कस करते थे, अपनी डिसिपेट करते थे, अपनी शेयरिंग करते थे। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है कि दीन, हम लोग ना, दीन एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला को जो जिक्र करता है ना, ये अल्लाह का जिक्र ही है जो कि इंसान के ज़हन को सुकून मैसर करता है। इट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ कुरान। हम दीन से भी दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल। हम सोशियोलॉजी में भी हम, अब आप देखें कि डिफेंस में आप देखेंगे, आपको ये नहीं पता होता कि साथ का हमसाया कौन है, लेकिन गांव में आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको है, पूरे गांव का पता होगा। जी, पूरे गांव का पता होगा। सोशियोलॉजी, बैठना उठना, शादी ब्याह, ये चीज़ें सारी जो है ना वो आपको इस चीज़ों से दूर करती है कि आपका ज़हनी तौर पर आप ना
हल्के हल्के Isolate feel करता है। आइसोलेट होते जाते हैं लेकिन और हम बीमारी सोशल फैल लाइफ जो है ना सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना, हम अपने साथ वाले लोगों के साथ सोशल नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है, जी, कितने जी, लोग जी, हैं, किस जी, तरह के बिल्कुल, लोग हैं, किस बिल्कुल, मिजाज के हैं, बिल्कुल, कहाँ से आए हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर पता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं जी। और हमारे इतने फ्रेंड्स। जी जी, मुझे ये तो पता है कि मैं सोशल मीडिया पे जो ये काम साथ में एक मोहल्ले में कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो हमसाया है वो आज रात को उसका खाना नहीं खाया। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसका हमसाया उसका रात को भूखा हो। डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को हो जाए असाबी कमजोरी, उसको कैसे पता चलेगा? कोई साइन सिम्टम्स बता दें, फिर वो ट्रीटमेंट की जाने पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहली तो बात ये है कि जब भी आप फील करें अपने आप को आइसोलेटेड फील करें, अननेसेसरी फटीग आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को तन्हाई पसंद हो जाएं, आप बाहर निकलना बंद कर दें, आपको इजी फटीगेबिलिटी होना शुरू हो जाए, तो वल्लाह आपको किसी न किसी डॉक्टर की, किसी न किसी अपनी लाइफस्टाइल को अल्टर करने की ज़रूरत है। खुद इलाज ना कीजिए, सही। खुद अपने आप को तय ना समझिए कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको ज़रूर एक मेडिकल एडवाइस की, ना सिर्फ मेडिकल एडवाइस की बल्कि यो चेंज इन द लाइफस्टाइल की यकीनन ज़रूरत है। और तीसरी, और मैं ज़रूर बात कहूँगा, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ वॉक, एक्सरसाइज किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर कीजिए। मुझे याद पड़ता जब हम छोटे थे तो हम अबू अम्मी से हमें डांट पड़ती थी कि आप ग्राउंड में क्यों जा रहे हैं। आज हम बच्चों को डांटते हैं कि भाईजान मोबाइल छोड़ें और बाहर ग्राउंड में जाएं, आप वहाँ जाके खेलें। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, आजकल के माशरे में लाइफ जितनी फास्ट है, आप कंपटीशन तो है, अब आपने उस पेस को भी मीट करना है, तो कई बार तो वक्त की किल्लत हो जाती है इतनी कि आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं बचता है, फिर आपके पास स्ट्रेस, एंग्जाइटी की तमाम वजूहात हैं तो कैसे कि मैनेज किया जाए सारी चीज़ों को? एक हमारे मेडिकल की सेइंग है कि इफ़ यू आर सो बिजी इन 24 आवर यू कैन नॉट फाइंड द टाइम फॉर एक्सरसाइज, प्रोड्यूस ए 25th आवर फॉर एक्सरसाइज। वाह। अगर आप इतने बिजी हैं 24 घंटे में कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वल्ला 25th आवर पैदा कीजिए अपनी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज मीन वॉक, एक्सरसाइज मीन जो भी आप करना। मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हम जिम जाएंगे, मैं कहता हूँ जाएं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप नेचुरल वॉक करें, नेचुरल वॉक करें, नेचुरल दौड़ लगाएं। इट इज़ जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे, नेचर भी आपके उतना ही क्लोज रहेगा। जिम वगैरह हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे भाई जिम के लिए एक तो आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, गाड़ी निकालनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें करनी है। मैं कहता हूँ आप अपनी रात को अपनी सड़क पे ऊपर ही आपको आधा घंटा पौना घंटा वॉक कर लिया करें। वॉक कितना ज़रूरी है? सही है, सही है। और ये इस लेवल तक आपको हेल्प आउट करता है कि जो आपकी एंग्जाइटी या जो डिप्रेशन के मामलात हैं इसको ये कंट्रोल जी, ये मेडिकली प्रूव चीज़ है कि जो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है उसको एक्सरसाइज करने से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उसकी क्रोनिक एंग्जाइटी, क्रोनिक डिप्रेशन को ख़त्म करना शुरू करते हैं। और बाज़ का अगर पेशेंट मेडिसिन ले भी रहा हो उसकी मेडिसिन कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रात की नींद जो है ये कितना ज़रूरी है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? मैं कल कोई मेरी बड़ी रूटीन बहुत कोई लंबी थी, तो मैं सच्ची बात आई वाज वेरी मच फटीग। तो सुबह मैंने प्रोग्राम में भी आना तो मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं बड़ा थका हूँ, लेकिन बिलीव यू मी कि मैंने आई हैड ए साउंड 8 आवर्स स्लीप। इस वक्त आई एम क्वाइट फ्रेश। नींद अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ की है जो आपकी जितनी मर्जी बॉडी आपकी स्ट्रेस में हो, जितना मर्जी आप फटीग्ड हो, फिजिकली हो या मेंटली हो, अगर आप एक प्रॉपर रात की नींद, मैं आपको बताऊं, रात की नींद अगर आप 6 से 8 घंटे ले लेते हैं ना, तो यू आर रियली ए फ्रेश मैन, यू आर रियली ए फ्रेश एंड ताज़ा मैन। तो मेरे हिसाब से रात की नींद जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। और रात की नींद का ताल्लुक है कि अपना मोबाइल आप इधर कर दें और टीवी को बंद कर दें और बिल्कुल ब्लैकआउट कर जी, दें। ब्लैक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला हारून साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त आपने तरीके बताए किस तरह से हम अपने आप को, अपने दिमाग को, माइंड को, ब्रेन को ट्रीट कर सकते हैं। नींद पूरी करें और वर्कआउट ज़रूर करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।